A very warm welcome to all my dear children. बच्चों आज हम शुरू करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो पूरे पार्टनरशिप में कई बार यूज होता है और इसका कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पार्टनरशिप के अलावा भी आगे चलकर इसका वैल्यूएशन, इसका कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन। ठीक है, गुडविल क्या होता है? Goodwill is the reputation or the good name that a business earned with in due course. कई सालों से मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरे कस्टमर्स बन गए हैं, मेरे कस्टमर्स मेरे सर्विसेज से बहुत सेटिस्फाइड है, वो दूसरों को रिकमेंड करते हैं मेरा नाम, यही गुडविल है मेरी मार्केट में। तो कई बार क्वेश्चन आता है ये गुडविल जो ये मार्केट में है इसको वैल्यू कैसे करेंगे, कैसे वैल्यू करेंगे कि कस्टमर रिकमेंड करते हैं और कस्टमर सेटिस्फाइड है, सेटिस्फैक्शन को हम वैल्यू कैसे करेंगे? इस चैप्टर में हम उसी को वैल्यू करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक गुडविल। अब गुडविल दो तरीके से हो सकती है आपके बिजनेस में। एक तो गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक गुडविल होती है परचेज्ड गुडविल। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो बिजनेस खुद अपनी मेहनत से मार्केट में वो गुडविल बनाता है। ठीक है, आपने आज बिजनेस शुरू किया, आपने बहुत मेहनत की, आपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया, आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छे दिए, इसलिए आपके कस्टमर्स और लोगों को रिकमेंड करते हैं और आपकी सेल्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आपकी गुडविल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये हो गई आपकी सेल्फ जनरेटेड, खुद से जनरेट की गई गुडविल। परचेस्ड गुडविल क्या होती है? परचेज का मतलब खरीदना, तो जब आप गुडविल खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को टेक ओवर करा। ठीक है, वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को टेक ओवर किया, यानी कि बाय कर लिया। तो जब वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को टेक ओवर किया तो एक्स की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज अब किसकी हो गई? वाई की हो गई। तो उसी तरीके से एक्स की जो मार्केट बनी हुई है, जो कस्टमर बना हुआ है, जो गुडविल बनी हुई है मार्केट में, वो भी तो वाई की हो गई। तो जब बिजनेस को खरीदा जाता है तो एक गुडविल का वैल्यूएशन निकल कर आता है जो बिजनेस के साथ खरीदा जाता है। अगर आपने एक्स लिमिटेड को टेक ओवर किया है, एक्स लिमिटेड को खरीदा है, तो इसकी गुडविल भी खरीद ली। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। अब जब आप एक्स लिमिटेड का बिजनेस आगे बढ़ाएंगे अपने नाम से या कोई नए नाम से, जब बिजनेस आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास एक रेडी मार्केट रहती है ऑलरेडी। वो गुडविल की जो गुडविल बनी हुई रहती है वो रेडी मार्केट रहती है ऑलरेडी, और इसी को हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। ठीक है, तो पूरे पार्टनरशिप में आपको जो कैलकुलेशन करना है वो करना है सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। कई बार क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो कुछ नहीं है, नॉर्मल जो गुडविल का कैलकुलेशन आप सीखेंगे वही कैलकुलेशन करना है। सेल्फ जनरेटेड कोई अलग सा वर्ड नहीं है, अलग सा कैलकुलेशन नहीं है। जो कैलकुलेशन अभी आप इस चैप्टर में सीखेंगे वही कैलकुलेशन अप्लाई कर आपको गुडविल सीखना है। ठीक है, हम लोग जो कैलकुलेशन सीख रहे हैं वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ही कैलकुलेशन सीख रहे हैं। ठीक, अब आ जाते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करते कैसे हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूं सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एक फॉर्मूला। एक तो तीन फॉर्मूले हैं और तीनों में बेस कॉमन है। ठीक है, चलिए सीखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला मेथड कैलकुलेशन का है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब इस कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो तरीके हैं, या तो आप एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर कर लीजिए या आप सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर कर लीजिए। ठीक है, तो ये है मेरे तीन तरीके
और अगर आप कैपिटलाइजेशन को 2 मान लेते हैं तो हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो एवरेज, आपने एवरेज निकालना सीखा है। अगर मैं आपको बोलूं आपको 5 नंबर का एवरेज निकालना है, 1 2 3 4 5, ये 5 नेचुरल नंबर है, इसका एवरेज कैसे निकालते हो? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 5, 5 नंबर है, डिवाइड बाई 5 कर दिया, ये हो गया एवरेज। और यही फॉर्मूला आपको यूज करना है एवरेज प्रॉफिट को भी निकालने में। तो इसमें 2 स्टेप हैं कैलकुलेशन के। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स, अगर आपको 4 साल दिए हैं, 5 साल दिए हैं, तो जितने साल का प्रॉफिट दिया है उसको टोटल कर लीजिए अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक। 5 साल का प्रॉफिट दिया तो डिवाइड बाय 5, 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो डिवाइड बाय 4। तो ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 2 में गुडविल। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो भी आपने एवरेज प्रॉफिट स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया है उसको आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। अब ये होता क्या है? ये भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आ सकता है, आता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता क्या है? जब आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो हमारे 5 साल का एवरेज आ रहा है 10,000, ठीक है। तो 10,000 प्रॉफिट हम कितने साल तक मेंटेन कर सकते हैं? हम 2 साल, अगले 2 साल तक ये प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 हो जाएगा। अगर हम 3 साल प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 हो जाएगा। तो हम कितने साल इस एवरेज प्रॉफिट को मेंटेन कर सकते हैं? भाई हमने 10 साल से मेहनत कर रहे हैं तो ये जो एवरेज निकल कर आ रहा है इस मेहनत का, वो हम कितने साल और मेंटेन कर सकते हैं, ठीक। उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आप कभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ये क्वेश्चन में हमेशा हमेशा गिवन रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। हम क्यों एवरेज कर रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि किसी साल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया होगा, कई बार में लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, या 2 साल से प्रॉफिट हो रहा है, तीसरे साल लॉस हो गया। तो जब आप गुडविल निकालते हो, ये एक आपकी लॉन्ग टर्म एसेट है। गुडविल एक दिन में नहीं बनती, गुडविल बहुत टाइम लेती है बनने में मार्केट में, ठीक है। तो हम एवरेज निकालते हैं कि ऑन एन एवरेज 4 साल 5 साल जो मैंने मेहनत की उसका एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट क्यों लेते हैं बेसिस? क्योंकि जब आपकी गुडविल कैसे मेंटेन हो रही है, आपने आफ्टर सेल सर्विसेज दी, आपके कस्टमर सेटिस्फाई हुए, तो आपके कस्टमर्स ने दूसरे कस्टमर्स को रिकमेंड किया, तो उन्होंने भी आपके प्रोडक्ट्स खरीदे, तो आपकी सेल बढ़ रही है। तो जब सेल बढ़ रही है तो क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। इसलिए हमने प्रॉफिट को कंसिडर किया है गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जब मैं यहाँ लिख रही हूँ टोटल प्रॉफिट, तो यहाँ पर एक वर्ड है जो नहीं लिखा जाता है, बट होता है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल टोटल प्रॉफिट का मतलब होता है, नॉर्मल वर्ड तो हम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एबनॉर्मल चीजों को हटा कर जो प्रॉफिट आता है, ठीक है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दिए तो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे सुपर प्रॉफिट को लेकर। सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे कैलकुलेशन करते हैं? चलिए, सुपर प्रॉफिट वर्ड है तो ऑफ कोर्स हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट,
ठीक है, हम इसको एसपी लेंगे आगे, जब हम यूज करेंगे फॉर्मूले में तो हम एसपी वर्ड यूज करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब ये एवरेज प्रॉफिट तो आपने इस वाले फॉर्मूले में सीख ही लिया। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? फर्म के 5 साल के प्रॉफिट दिए रहेंगे, हम उसका एवरेज कर लेंगे, एवरेज प्रॉफिट हो गया। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये फर्म खुद अपनी मेहनत से अर्न कर रही है और ये हम आपको बता रहे हैं फर्म की प्रॉफिट है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि मान लो अगर मैंने किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है तो नॉर्मली उस इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न हमको मिलता है, वो कोई भी एंटर करेगा उस इंडस्ट्री में उसको उतना रिटर्न मिलेगा। मैं कर रही हूँ या कोई और कर रहा होगा तब भी उस इंडस्ट्री में उसको उतना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल काम कर कर भी अर्न कर सकता है। मतलब अगर बहुत ज्यादा वो मेहनत ना करे तब भी इंडस्ट्री के जो अभी सिनेरियो चल रहा है, जो मार्केट चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो नॉर्मली प्रॉफिट इतना तो अर्न करेगा ही करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक। ये कोई और फर्म होता तो भी इतना तो अर्न करता ही करता। ठीक है, ये है हमारे फर्म की प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कोई भी फर्म अर्न करेगा इस इंडस्ट्री में। ठीक, तो सुपर क्या हुआ? सुपर का मतलब होता है मैं कितना ज्यादा अर्न कर रहा हूं। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इतना ज्यादा मैं अर्न कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। मेरा प्रॉफिट बाकियों के प्रॉफिट से कितना ज्यादा है, दैट इज सुपर प्रॉफिट। ठीक है भाई, एवरेज प्रॉफिट तो सीखा, लेकिन ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। हर इंडस्ट्री का अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, आपको नहीं पता, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्वेश्चन में गिवन होएगा। ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड पर निकलता है, तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है। क्या ऐड करेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा? इसके भी 2 फॉर्मूले हैं। पहला टोटल एसेट, लेकिन इसमें है एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल मतलब क्रेडिटर, बैंक लोन, ये सब आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे टोटल एसेट में से तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है आपका कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रही हूं। आप हमेशा ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्मूले के लिए सारी इंफॉर्मेशन है तो आप सेकंड फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूले की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट फॉर्मूले में मैं एक चीज और बता दूं, यहां पर लिख देते हैं, ये जब आप यहां पर एक्सक्लूड कर रहे हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो आपको और क्या एक चीज एक्सक्लूड करनी है? लेस। क्या लेस करना है टोटल एसेट में से? अगर बैलेंस शीट में गुडविल का वर्ड मेंशन है तो उसको भी लेस करना है, और लेस करना है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट
ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक याद रखना, क्या याद रखना है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये जहां इन्वेस्टमेंट लिखा होता है उसी के नीचे छोटा छोटा लिखा रहता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो इसको आपको लेस करना है। दूसरा एक चीज आपको लेस करना है फिक्टिशियस एसेट, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये सब फिक्टिशियस एसेट है, इनको भी आपको लेस करना है, ये लॉस होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज गुडविल अगर गिवन है, ये जो गुडविल बेटा गिवन होती है बैलेंस शीट में, ये होती है परचेज्ड गुडविल, तो अगर परचेज्ड गुडविल गिवन है बैलेंस शीट में तो उसको भी लेस कर देना है। तीन चीजें क्या लेस करनी है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल और फिक्टिशियस एसेट, ये लेस कर कर ही आप टोटल एसेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो टोटल एसेट में से ये तीन चीजें जब माइनस कर दी तो नेट एसेट आ गया, एसेट आ गया माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। अगर इस फॉर्मूले में आपको लग रहा है कि एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, बैलेंस शीट पूरी अच्छे से गिवन नहीं है, तो आप सेकेंड फॉर्मूले पर जाएंगे। ये बहुत रेयर सिचुएशन है जब आपको सेकेंड फॉर्मूले में जाने की नौबत आएगी, ज़्यादातर आप फर्स्ट फॉर्मूले से ही निकालोगे, ठीक है। इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कई बार डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, इसलिए हम फर्स्ट फॉर्मूले को प्रेफर करते हैं, ठीक। अब स्टेप नंबर टू है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट जो आपने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वही मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या करना है सुपर प्रॉफिट में? हमें कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट, जैसे आप स्टेप नंबर 1 में निकालते थे बिल्कुल वैसे ही एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न, जो भी जिस नाम से भी गिवन हो, आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो रेट, डिवाइडेड बाय 100, ठीक। अब यहां पर जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग याद रखिएगा वर्ड एक्सक्लूडिंग है, ये मैंने लेस लिख दिया है, इसको एंड कर लो। एक्सक्लूडिंग, क्या एक्सक्लूड करना है, क्या माइनस करना है टोटल एसेट में से? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल और फिक्टिशियस एसेट। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, नॉन ट्रेड है, क्या है, तो आप उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे। दिस इज बाय डिफॉल्ट दैट इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो आप उसको माइनस ही कर देंगे, ठीक है। माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक। और दूसरा फॉर्मूला अगर कुछ नहीं मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले में कुछ मिसिंग है तो कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट, ठीक है। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट जो आपने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हो गया आपका गुडविल का कैलकुलेशन बाय द मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक। अब आ जाते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पर। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 वेज है। पहला है एवरेज प्रॉफिट यानी कि ऐसा वाला मेथड, इसके बेसिस पर। दूसरा बेसिस है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। दोनों को बेस बनाकर आप कैपिटलाइज कर देंगे तो भी गुडविल निकल आएगी। अब सुपर प्रॉफिट में सिर्फ एक ही स्टेप लगता है क्योंकि ये ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट है, ऑलरेडी एवरेज और नॉर्मल को माइनस कर प्रॉफिट है, ये ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट है, तो इसमें एक ही स्टेप में गुडविल कैलकुलेट हो जाती है। गुडविल विल बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, ये वाला एसपी जो मैं बता रही हूँ, सुपर प्रॉफिट इनटू, अब इधर ध्यान से देखना, 100 अपॉन NRR। जब हम प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं, मैंने प्रॉफिट कमाया है 10,000, सुपर प्रॉफिट कमाया है 10,000, अब इस 10,000 को, ये तो मेरा प्रॉफिट है, इसको हमें कैपिटल में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कैपिटलाइज करना है, तो क्या होगा?
हम सुपर प्रॉफिट में 100 मल्टीप्लाई कर कर रेट को यहाँ डिवाइड करते हैं, यानी कि जो रेट यहाँ न्यूमरेटर में था वो रेट यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाता है। क्यों आ जाता है? यहाँ पर तो हम कैपिटल से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, यहां हम सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर रहे हैं, कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। जब आपको प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, एवरेज प्रॉफिट हो, सुपर प्रॉफिट हो, किसी भी प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, तो क्या हो जाएगा, क्या चेंज होगा, इंटू 100 डिवाइड बाई NRR। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है। पहले लिखोगे, अगर यहां पर लिखोगे 10 अपॉन 100, मान लो 10% है तो 10 अपॉन 100 यहां लिखोगे, लेकिन वही चीज यहां पर हो जाएगी 100 अपॉन 10। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब हम उस चीज को रिवर्स कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं, इसके लिए 100 अपॉन NRR होता है। तो यहां पर तो एक ही स्टेप में काम हो गया, क्योंकि हमने भाई पहले ही ज्यादा काम कर रखा है। अब एवरेज प्रॉफिट पर आ जाते हैं। इसमें पहले बहुत कम काम करा था ना, तो अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे कैपिटलाइज करेंगे? एवरेज प्रॉफिट लेंगे, कैपिटलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हर चीज, कोई चीज को कैपिटल, कोई प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, 100 डिवाइडेड बाय रेट कर दो, कैपिटलाइज हो जाएगी। तो यहां पर मैंने कैपिटलाइज कर दिया अपने एवरेज प्रॉफिट को। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर 2 पर जाते हैं। गुडविल की वैल्यू क्या होगी? गुडविल विल बी इक्वल टू कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट जो आपने स्टेप नंबर 1 में किया है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड आप यहां पर कैलकुलेट कर रहे हो, इसी यही फॉर्मूला है। ठीक, उसको माइनस कर दोगे, गुडविल निकल आएगी। आया? ठीक है, तो अगर आप पूरे फॉर्मूले में देखो, जितने भी फॉर्मूले हैं, ये जितने फॉर्मूले में देखो, सबसे कॉमन चीज क्या है पता है? सबसे कॉमन चीज है एवरेज प्रॉफिट। यानी कि अगर आपने एवरेज प्रॉफिट सही से निकाल लिया तो आपके गुडविल बिल्कुल सही निकल आएगी। बाकी सब में ज्यादा मेहनत नहीं है, सारी मेहनत तो एवरेज प्रॉफिट में। अब आप बोलोगे मैम इसमें क्या मेहनत, 5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्रॉफिट को ऐड कर कर डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। बेटा इतना आसान नहीं होता, क्योंकि किसी ना किसी साल में कोई ना कोई एडजस्टमेंट भी हो सकता है, कोई ना कोई गलती भी हो सकती है। तो अब तुमको गलतियों को सही करना है, तुमको एडजस्टमेंट को सही करना है, और तब सही एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ये जो प्रॉफिट है, ये सही प्रॉफिट का तुम्हें एवरेज निकालना है। तो अब हम सीखेंगे कि अगर मेरे पास एडजस्टमेंट होगा या अगर मैंने कोई गलती की होगी तो उसको सही कैसे करेंगे। ठीक है, तो लो अब सीखते हैं फटाफट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को सही तरीके से कैलकुलेट करना, एडजस्टमेंट को करना। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, जनरली क्या होता है, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 आपको 4-5 साल के प्रॉफिट दे दिए जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको कर कर दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो हमको प्रॉफिट दिया गया है वो दिया गया है 2012 में हमारा प्रॉफिट है 40,000, 13 में है 60,000, 14 में है 1 लाख, 15 में है 20,000 लॉस। ठीक है, और 16 में है 1,50,000। ठीक है, 40,000, 60,000, 1 लाख, 20,000 लॉस और 1,50,000। ठीक है, तो
अब हमें अगर एवरेज निकालना होगा, अगर हमें कोई और इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, सिर्फ हमें इसका एवरेज निकालना है, तो हम एवरेज निकालेंगे 40,000 प्लस 60,000 प्लस 1 लाख। अब चूंकि ये लॉस है तो ये हो जाएगा माइनस 20,000 और फिर आप करोगे प्लस 1,50,000 और यहां डिवाइड बाय 5 कर दोगे, निकल आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब क्वेश्चन इतना अगर इजी आ जाएगा तब तो बड़ी अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन में यही 5 साल का प्रॉफिट दिया है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा जा सकता है यहां पर एबनॉर्मल लॉस 10,000 और इसमें लिख दिया जाएगा एबनॉर्मल प्रॉफिट 15,000। मान लो आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए 40,000 तो दिख दिया, ठीक है भैया, लेकिन यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया एबनॉर्मल लॉस 10,000 और एबनॉर्मल प्रॉफिट 15,000। तब आप क्या करोगे, तब हम और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, मतलब ये नॉर्मल चीज नहीं थी, ये हर साल नहीं होता। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं। तो मेरे यहाँ पर जो करेक्ट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 40,000 प्लस 10,000 दैट इज 50,000। अब मुझे जो 12 का प्रॉफिट ऐड करना है वो ऐड करना है 50,000 प्रॉफिट। ठीक है, हम मानकर चलेंगे 2012 में मेरे पास जो प्रॉफिट है वो 50,000 का प्रॉफिट है, हम 40,000 उसे मानेंगे ही नहीं। ठीक, ये तो सही है, ये भी सही है, ये तो लॉस है, माइनस हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ, एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है ये प्रॉफिट हर साल नहीं होता, वो तो इस साल हो गया अचानक से, हर साल की बात नहीं है ये। तो जब हर साल की बात नहीं है तो क्यों मैंने जोड़ा है, मुझे तो ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसे मैं 2-4 साल और कमा सकूं ना। तो जब ये तो एबनॉर्मल चीज हो गई, ये तो हर साल होगा नहीं, तो मैं इसको हटा दूंगी, इस प्रॉफिट को हटा दूंगी। तो 1,50,000 में से मैं 15,000 हटा दूंगी और बचेगा 1,35,000। ठीक है, ठीक। अब मैं मानूंगी कि 2012 में 12 में प्रॉफिट है 50,000 और 2016 में मेरा प्रॉफिट है 1,35,000। तो मैं ऐड कैसे करूंगी, 50,000 प्लस 60,000 प्लस 1 लाख माइनस 20,000 और प्लस 1,35,000 डिवाइड बाय 5। ये हो गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। अब हम पुरानी वाली चीजें नहीं मानेंगे। ठीक, तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, इफ देयर इज एनी लॉस तो एवरेज करने के टाइम पर हम उस चीज को माइनस रखेंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग, if there is any abnormal loss in a particular year, abnormal loss is added, abnormal loss is added, abnormal loss is added in the profit to make it normal. If there is abnormal profit, it is deducted, abnormal profit is deducted, abnormal profit is deducted to make it a normal profit. ठीक है, और फिर हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। ये तो एकदम सही सी बात हो गई। अब हम इसी में, अब मान लो ये सब कुछ नहीं है, इसमें आपको एक छोटा सा एडजस्टमेंट दे दिया है और वो एडजस्टमेंट ये है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स है, पार्टनर्स एक नहीं है, मान लो 2 पार्टनर है, तो ए को आपको 10,000 रेम्यूनरेशन हर साल देना है, बी को 5,000 रेम्यूनरेशन हर साल देना है। अब क्या करोगे, ठीक है, तो ये टोटल रेम्यूनरेशन है, लेकिन ये पार्टनर्स का है। ठीक है, ये प्रॉफिट ट्रेडिंग होता है, ये रेम्यूनरेशन सैलरी पार्टनर्स की होती है, पीएल अप्रो का काम है ये पीएल का काम है। अब क्या करोगे, ठीक है, ये तो दोनों ही मैटर ही अलग हो गए। अब क्या करोगे, ठीक, तो हम क्या करेंगे, एवरेज कैसे सही से निकालते हैं, देखो इसमें पहले करोगे 40,000 प्लस 60,000 प्लस 1 लाख माइनस 20,000
प्लस 1,50,000 डिवाइड बाय 5, ये मेरा पहला एवरेज प्रॉफिट होगा। अब हम इसको करते हैं 2 लाख और 2 लाख 3,50,000 माइनस 20,000, 3,30,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 30, 5 6 30 हो गया, 66,000 एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये तो निकाला, ये वाला एवरेज है ना, इसको निकाला मैंने, 66,000 आया। अब हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए, करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट के लिए 66,000 में से ये टोटल रेम्युनरेशन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, 51,000। अब मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 51,000। आगे गुडविल का कैलकुलेशन हो या फिर सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो, हम कौन सा एवरेज प्रॉफिट लेंगे, 51,000। तो हमने तीसरी चीज क्या सीखी, हमने तीसरी चीज सीखी कि अगर रेम्युनरेशन टू पार्टनर है, रेम्युनरेशन टू पार्टनर है तो उसको हमको डिडक्ट करना है, लेकिन हर साल डिडक्ट नहीं करना। हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट है इसका पहले निकाल लेंगे एवरेज, और उस एवरेज में से रेम्युनरेशन माइनस कर देंगे, एक ही बार माइनस करेंगे, तो मेरा सही सही प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, अच्छा गलती क्या करते हैं बच्चे, यहां पर मैं बता दूं, बच्चों को ये पता होता है कि रेम्युनरेशन माइनस करना है, गलती कहां करते हैं, अगर लिखा है 1500 पर मंथ ईच पार्टनर, तो 1500 को वो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ईच लिखा था तो 2 बार करना पड़ेगा, उसको ऐड नहीं करते, एक ही पार्टनर का ऐड कर छोड़ देते हैं, या फिर वो पर मंथ को एनुअल में कन्वर्ट ही नहीं करते और माइनस कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये गलती तो मैं नहीं करूंगी। रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर अगर दिया गया है तो जितने पार्टनर का दिया गया है, 1 का दिया गया है, 2 का दिया गया है, वो रेम्युनरेशन पहले हम चेक करेंगे कितने का दिया गया है, टोटल रेम्युनरेशन होना चाहिए मेरे पास, और वो टोटल रेम्युनरेशन हम पहले एवरेज निकाल लेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे रेम्युनरेशन का, और फिर उससे माइनस करेंगे, तो मेरा आएगा करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट। और इस करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट से हम या तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे या तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जो भी क्वेश्चन में हमें पूछा जाएगा। तो ये सीखी मैंने तीसरी चीज। ठीक है, अब हम सीखते हैं चौथी चीज, जो चीज इस क्वेश्चन में दी भी रखी है। ठीक है, वर्ड है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और मान लो मैंने ओवर वैल्यूएशन किया है 31 मार्च 2014 को। ठीक है, मेरे पास 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट है, मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर लिया था 10,000 से। ठीक, इसका क्या मतलब है, जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रही थी और यहां मैंने लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक, मुझे लिखना था 50,000, मैंने इसको ओवर वैल्यू कर दिया, ज्यादा लिख दिया, और मैंने यहां पर लिख दिया 60,000, क्योंकि 10,000 से ओवर वैल्यू किया है ना, 10,000 ज्यादा लिख दिया है, तो मैंने यहां पर लिख दिया था 60,000, 60,000। अब इसका क्या इफेक्ट होगा, अगर क्रेडिट साइड में मैंने 10,000 ज्यादा लिख दिया है तो इसका मतलब जो मैंने यहां ग्रॉस प्रॉफिट लिखा होगा, कैलकुलेट किया होगा, वो इंक्रीज्ड आ रहा होगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा लिख दिया है मैंने। कितना ज्यादा लिख दिया है, 10,000। जब हम बैलेंस करने गए होंगे, जब मैंने यहाँ क्रेडिट साइड का 10,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी तो 10,000 ज्यादा है। एबनॉर्मल सिचुएशन है ना, गलती तो हमारी है। तो हम क्या करेंगे, 2014 को, यानी कि इस 1 लाख में से 10,000 हम माइनस कर देंगे। जब ओवर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक होता है तो जिस साल का ओवर वैल्यूएशन है उस साल का प्रॉफिट हमको कम करना होता है, क्योंकि ओवर वैल्यू मैंने ज्यादा लिख दिया है, तो अब मुझे उस साल का प्रॉफिट कम करना है और मैंने यहां पर माइनस कर दिया। अब
सही वाला प्रॉफिट कितना है 90,000। बात समझ में आई? अब तुम ध्यान से अगली, अब क्या यहीं पर काम खत्म? यहां पर काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो मेरे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। यानी अगर मैंने उस साल क्रेडिट साइड में 10,000 ज्यादा दिखाया है तो इस साल मैंने अपने डेबिट में 10,000 ज्यादा दिखाया है, और डेबिट का मतलब तो लॉस होता है, यानी मैंने अपने लॉस को 10,000 बढ़ाकर दिखा दिया। एबनॉर्मल है। अब मुझे उस लॉस को कम करना है। ये लॉस है, प्लस 10,000 कर देंगे, मेरा प्रॉफिट अब बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मेरा एक्सपेंस कम हो गया 10,000, तो उस साल का मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा 10,000। तो ये हो गया, ये माइनस था, ये प्लस था, तो अब आंसर आ जाएगा -10,000, यानी कि लॉस जो है मेरा नेट लॉस बन जाएगा 10,000। पहले लॉस 20,000 था, अब चूंकि 10,000 का एक्सपेंस हट गया, मेरा ट्रेडिंग से हट ही गया, एक्सपेंस ही हट गया, तो मेरा कितना आ जाएगा 10,000 का लॉस बचेगा सिर्फ। आया समझ में? तो जब कभी भी ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा तो जिस साल ओवर वैल्यू हुआ है वहां माइनस होगा, और जिस साल और फिर नेक्स्ट ईयर में प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर यही अंडर वैल्यूएशन होता तो हम क्या करते, जिस साल अंडर वैल्यू हुआ है उस साल प्लस करते और अगले साल माइनस करते। ठीक है, लिखो इसको कहीं पर भी, आई एम गिविंग यू इन रिटन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस इन दैट ईयर, add in next year, undervaluation of closing stock, add in that year and less in next year। ये लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, गलती से ओपनिंग हो जाता तो क्या होता? ऐसा भी तो हो सकता है, पूरा का पूरा रिवर्स हो जाता। ठीक है, यही चीज अगर ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होता, ये रिवर्स हो जाता। ओवर वैल्यूएशन, अरे हाँ सही तो लिखा था। अगर ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होता तो ये रिवर्स हो जाता। ठीक, आया समझ में? तो ये एक और सिचुएशन बनती है जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, बड़ी कॉमन सिचुएशन है। ठीक, अब ये आपने लिख लिया, ये आपने सीख लिया। अब हम लास्ट कैलकुलेशन पर आ जाते हैं, और वो है ट्रीटिंग एसेट एज एक्सपेंस। ठीक है, ट्रीटिंग एसेट एज एक्सपेंस, depreciation at the rate of 10% on 10% straight line method। ये आखिरी एडजस्टमेंट है, मैक्सिमम इतना ही आता है। ट्रीटिंग मशीनरी, ट्रीटिंग फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एसेट हो सकता है। आपने गलती से मशीनरी को एक्सपेंस के तौर पर दिखा दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम डेट बहुत कायदे से देखना, डेट है 1 जुलाई 2013। ठीक है, ट्रीटिंग मशीनरी एज एक्सपेंस 1 लाख, ये मेरे मशीनरी की वैल्यू थी जो मैंने एक्सपेंस दिखा दी।
क्या किया मैं जब पीएल बना रही थी, यहां बनाया था बैलेंस शीट, ठीक है, मैंने एक एसेट खरीदा था, मशीनरी खरीदी थी, तो मैंने उसको यहां दिखा दिया, मशीनरी अकाउंट यहां पर दिखा दिया। सही है क्या? अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सही है? नहीं। मशीनरी क्या मेरी एक्सपेंस होती है? नहीं, मशीनरी मेरी एसेट होती है। ठीक, अब जब मैंने मशीनरी को 1 लाख डेबिट साइड में दिखाया तो मैंने क्या किया, मेरी प्रॉफिट 1 लाख से कम हो गई। मेरा जो प्रॉफिट है वो 1 लाख से कम हो गया क्योंकि मैंने 1 लाख का एक्सपेंस दिखा दिया जो था ही नहीं, कभी वो 1 लाख कभी एक्सपेंस था ही नहीं, तो मैंने 1 लाख से अपना प्रॉफिट कम कर दिया था। तो अब मैं अगर इसको सही करूंगी तो मुझे अपना प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक, बहुत सही, लेकिन कौन से साल का प्रॉफिट बढ़ाएंगे वो तुमको यहां से पता चलेगा। किस साल का प्रॉफिट बढ़ाएंगे? ये लिखा है 1 जुलाई 2013। 1 जुलाई 2013 का मतलब है क्या मुझे 13 का प्रॉफिट बढ़ाना है? नहीं, ये तो जुलाई में है ना, तो मुझे 14 का प्रॉफिट बढ़ाना है। ठीक है, ये जो 1 जुलाई आ रहा है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो 13-14 के लिए है, तो मुझे 14 का प्रॉफिट बढ़ाना है और मैं यहां पर ऐड कर दूंगी 1 लाख। अब मैंने क्या किया, यहां अपनी मशीनरी को सही से दिखा दिया 1 लाख। अब मशीनरी अगर दिखाई है तो डेप्रीसिएशन का क्या हुआ? डेप्रीसिएशन कहां दिखाएंगे? इस 1 लाख पर डेप्रीसिएशन तो चार्ज होगा ना, तो ये डेप्रीसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 10%, बट 13-14 के लिए ये चूंकि जुलाई में खरीदी गई है तो 9/12। $7,500 डेप्रीसिएशन आ रही है 7,500। ठीक है, तो भले मैंने प्रॉफिट को 1 लाख ऐड कर दिया, लेकिन यहां पर मुझे डेप्रीसिएशन तो दिखाना है 7,500, तो डेप्रीसिएशन को मैं कर दूंगी माइनस, 1 लाख ऐड करूंगी और डेप्रीसिएशन करूंगी माइनस। 1 लाख क्यों ऐड किया? क्योंकि मैंने एक एसेट थी और वो गलती से एक्सपेंस दिखा दिया था, अपने प्रॉफिट को कम कर दिया था, तो अब मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ा दूंगी। और डेप्रीसिएशन जो एक्चुअली मुझे दिखाना था 7,500, वो मैंने नहीं दिखाया था, तो वो मैंने कर दिया माइनस। तो ये हो गया 2 लाख और 7,500 माइनस हो जाएगा, तो 2,92,500 आ गया। अब क्या नेक्स्ट ईयर? भाई एक एसेट है तो वो अगले साल भी डेप्रीसिएशन लगेगा और उसके अगले साल भी डेप्रीसिएशन लगेगा। जितने प्रॉफिट दे रखे हैं उतने में डेप्रीसिएशन तो लगाओगे, है ना? तो हमने लगाया ही नहीं था डेप्रीसिएशन, तो अब मैं डेप्रीसिएशन लगाऊंगी। ठीक, अब डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन का है और 1 लाख पर 10% के अकॉर्डिंग 10,000 डेप्रीसिएशन होता है, तो यहां पर डेप्रीसिएशन हम माइनस कर देंगे और यहां पर भी हम डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, तब होगा मेरा सही प्रॉफिट। आया? ट्रीटिंग एसेट एज एक्सपेंस, और अगर ट्रीटिंग एक्सपेंस एज एसेट फिर से उल्टा हो जाता, तब क्या करते? यहां पर भी उल्टा कर देते, डेप्रीसिएशन ऐड हो जाता और एक्सपेंस माइनस हो जाता। ठीक है, और उस केस में हर साल डेप्रीसिएशन नहीं पड़ता। तो ये है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के कुछ पॉइंट्स। 5 पॉइंट हैं और पांचों बहुत काम के हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन में एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस आता है। ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस में क्या करना है? कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना है प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना और एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देना, तब बन जाएगा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट और उससे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सेकेंड सिचुएशन,
अगर आपको दे रखा है रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, तो रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर कब निकालेंगे, कब माइनस करेंगे? भाई रेम्यूनरेशन तो हम पे करते हैं, तो हमें इसे माइनस करना है। कब करेंगे माइनस? हम इसे माइनस करेंगे तब जब हम एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लिया और फिर माइनस किया मैंने रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। ध्यान रखना है जितने पार्टनर का रेम्यूनरेशन उतना माइनस करना है, और जितने मंथ वाइज दिया है तो उसे 12 में कन्वर्ट करना है। इसके बाद आ जाता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा तो जिस ईयर में ओवर वैल्यूएशन होगा उस ईयर में हमें करना है माइनस, और उसके नेक्स्ट ईयर में करना है ऐड। और अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा तो जिस ईयर में अंडर वैल्यूएशन करना किया है उस ईयर में करेंगे ऐड और नेक्स्ट ईयर में करेंगे माइनस। और अगर हमने किसी एसेट को एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट कर लिया है तो उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे एसेट का अमाउंट, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन का अमाउंट, और ये डेप्रीसिएशन अगले साल में भी लेस करेंगे। तो अगर आप ध्यान रखेंगे ये सारी बातें तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा बिल्कुल सही, और आपका गुडविल कैलकुलेशन भी होगा बिल्कुल सही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं कंपनीज के बैलेंस शीट, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ आप मेरे पढ़ाए हुए से आपको अकाउंट्स इजी लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप चैनल ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर।